photosynthesis, internal factors. Clear? Number one, number of chlorophyll pigment. Okay, क्लोरोफिल वर्णकों की संख्या बताओ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसके डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? डायरेक्टली। जितने क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा होंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। आर यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, मैंने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट। बोलो क्लियर? ओके, यानी जितना ये ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर, बोलो क्लोरोफिल वर्णकों की संख्या। ठीक है, इधर ध्यान देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक लिखा मैंने यंग लीफ, क्लियर, एकदम तरुण पत्ती, क्लियर। एक लिखा मैंने मैच्योर लीफ, एक लिखा मैंने ओल्ड लीफ, क्लियर। मैंने कहा नंबर ऑफ क्लोरोफिल, ओके। यहाँ पर ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। क्या समझे मतलब आप कि मैच्योर लीफ में यंग और ओल्ड से ज़्यादा होता है, और समझे तो फोटोसिंथेसिस इसमें ज़्यादा होगा, फिर इसमें और इसमें सबसे कम। इसीलिए जो यंग लीफ होती है उसको खाने के लिए स्टोर रूट पर डिपेंड रहना पड़ता है। और समझे बोलो क्लियर? तो आपको पहला समझ में आया। एक्सटर्नल फैक्टर कल बताए थे, हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होते हैं। इंटरनल फैक्टर का मतलब प्लांट के खुद के ही फैक्टर। बोलो क्लियर? ओके। दूसरा क्या है? मैंने कहा आपको कार्बोहाइड्रेट। मुझे एक बात बताओ, आपका खतरनाक पेट भरा हुआ है और फिर आपके सामने कोई 5 पकवान रख के बोले खाओगे क्या? नहीं, तो आप समझ गए होंगे। अरे तो भी कम ही खाओगे। बोलो क्लियर? चलो खा लोगे तो भी कम ही खाओगे, तो इसका मतलब अरे प्लांट ऐसा नहीं है। बोलो क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। आप समझ गए होंगे कि बोलो केमिस्ट्री कहता है जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो 6CO2 और 12H2, क्लियर। और मैंने कहा C6H12O6, 6H2O और 6O2। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो ही होगी। और समझे बोलो क्लियर? पहले बताओ ये दूसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का, बोले तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का। और केमिस्ट्री कहता है अगर प्रोडक्ट बड़ा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो ही होगी। ओके, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा होगा तो ये डेफिनेटली कम ही होगा। बोलो क्लियर? ओके। पहले बताओ इंटरनल फैक्टर समझ में आया? बोलो मेन क्या थे? एक्सटर्नल फैक्टर, क्लियर। अब वैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया है बट फिर भी हमें छोटी छोटी चीज़ें, रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या होती है, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले रेड ड्रॉप, मैंने कहा रेड ड्रॉप फिनोमिना, क्लियर। ओके, फिनोमिना, ठीक है। हिंदी में भी लिखना है तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं लाल घिरा हुआ प्रभाव, और मतलब बहुत सारे ऐसे कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब हिंदी में भी क्या होगा? रेड ड्रॉप घटना। और समझे? अब इसका मतलब क्या, ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो इसको अच्छे से समझो। बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा आर्नोल्ड और इमर्सन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, जो भी ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस में काम हुआ है वो क्लोरेला पे हुआ है। किस पे हुआ है? क्लोरेला। कौन है क्लोरेला? ग्रीन एल्गी। और समझे? बोलो उस पे ही ज़्यादा, केल्विन ने भी काम उसी पे किया, ज़्यादातर ने अपनी स्टडी किस पे की है?
मतलब क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बेस्ट स्टडी का सोर्स हमेशा एल्गी ही होता है, क्योंकि एल्गी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। बोलो क्लियर। और जो काम जो ज़्यादा करेगा उसी पे स्टडी करेंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। पता चला कोई काम कभी कभार ही करता है, उस पर स्टडी करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। बोलो क्लियर। तो हमेशा फोटोसिंथेसिस की स्टडी का सोर्स हमेशा एल्गी ही होता है। बोलो क्लियर। और एल्गी में भी ग्रीन एल्गी में क्लोरेला। बोलो क्लियर। ओके, तो क्या देखा गया कि जब 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 मतलब जो हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके देखा कि जब हम बोलो क्लोरेला पर 680 नैनोमीटर से या उससे ऊपर की लाइट डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होता है। बोलो क्लियर। जब हम 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली लाइट डालते, लाइट की वेवलेंथ होती, बोलो अरे हाँ या ना, होती है। क्लियर। ओके, तो डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो इन्होंने का पता लगाना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने पता लगाया साइंटिफिक तरीके से कि जब हम किसी भी प्लांट पर बोलो 680 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा की लाइट डालते हैं तो केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही एक्टिव होता है। कौन एक्टिव होता है? केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। बोलो क्लियर। और खाली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एक्टिव होगा तो कम ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी, और कम केमिकल एनर्जी बदलेगी तो कम फूड का प्रोडक्शन होगा। अब आपको चीज़ें सारी पता है। और जब 680 नैनोमीटर से कम वाली लाइट डालते हैं तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्टिव होते हैं। दोनों एक्टिव होंगे तो सोलर एनर्जी ज़्यादा केमिकल एनर्जी में बदलेगी, और ज़्यादा केमिकल एनर्जी में बदलेगी तो ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ऐसे ओके। फिर इन्होंने देखा कि इसको, इस घटना को नाम क्या दें। तो इन्होंने देखा जब 680 या उससे ज़्यादा की रेड बोलो लाइट डालते हैं तो वो रेड बोलो जोन में आती है, और उस समय फोटोसिंथेसिस कम होता है। कोई चीज़ कम होने का मतलब ड्रॉप होना। अरे किसी चीज़ का कम होने का मतलब क्या होता है? ड्रॉप होना। तो इन्होंने कहा एक काम करते, इस इफेक्ट को नाम दे देते रेड ड्रॉप फिनोमिना। और समझे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेड ड्रॉप फिनोमिना का मुख्य कारण क्या है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का एक्टिव नहीं होना, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का एक्टिव नहीं होना, दोनों का एक्टिव नहीं होना तो क्या होगा? पिगमेंट सिस्टम सेकंड का एक्टिव नहीं होना। बोलो क्लियर। मैंने क्या बताया वर्बली समझ में आया? इसी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। पहले बताओ रेड ड्रॉप दिमाग में समझ में आया? अच्छा, रेड ड्रॉप अब हमें क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम पूरा फोटोसिंथेसिस के लॉजिक सीख चुके हैं, इसलिए हमें समझ में आ रहा है ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रोल क्या होता है, सेकेंड का रोल क्या होता है। और समझे बोलो ओके। तो यहाँ पर रेड ड्रॉप फिनोमिना में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ओके आर्नोल्ड। क्लियर। ओके, अरे आर्नोल्ड एंड इमर्सन। क्लियर। ओके, इमर्सन के अनुसार जो भी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा ओके अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा आर्नोल्ड। क्लियर। एंड इमर्सन। क्लियर। ओके इमर्सन। ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ समझो। मैंने कहा इफ ओके बोलो 680 नैनोमीटर ओके, या मैंने कहा अबव। क्लियर। ओके मैंने कहा वेव लेंथ। क्लियर। ओके वेव लेंथ मैंने कहा बोलो आपका वेव लेंथ लाइट। क्लियर। ओके लाइट मैंने कहा यूज इन फोटोसिंथेसिस। अरे समझ आओगे। ऐसे लिखने की जरूरत है कि प्लांट पे डाला? अरे प्लांट पे डालेंगे ना, किसी इंसान पे डालेंगे तो थोड़ी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये फिनोमिना होती किस में है? प्लांट में। बोलो क्लियर। क्या बोला मैंने? यदि 680 नैनोमीटर ओके या उससे ज़्यादा की वेवलेंथ यूज करी किस में? फोटोसिंथेसिस में। अरे समझ जाओगे। बोलो हमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा क्या होगा इससे? ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एक्टिव। क्लियर। तो इससे क्या होगा? बोलो फोटोसिंथेसिस मैंने कहा क्या होगा? डिक्रीज। अरे समझ जाओगे। बोलो क्लियर। ओके मैंने कहा यदि 680 नैनोमीटर या उससे अधिक क्लियर बोलो का प्रकाश, मैंने कहा बोलो उससे अधिक ओके की तरंग दे दे रही है। क्लियर। तरंग दे दे रही है। ओके बोलो का उपयोग किसमें करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। तो बोलो मैंने कहा इस पे देखो, वहाँ उनको ये पहले मिला, ये बाद में बोलो पता चला। मैं ये पहले लिख करके ये कर रहा हूँ,
और चलेगा ना, बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब है इससे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस क्या मिला, रेट क्या मिली, डिक्रीज। ओके, और आपको मैंने कहा इफ, बोलो आपका मैंने कहा 680 नैनोमीटर, बोलो आपका बोलो लेस देन, क्लियर। मैंने कहा लेस देन, क्लियर, लेस देन 680 नैनोमीटर, ओके, वेवलेंथ, क्लियर, वेवलेंथ, ओके, लाइट, क्लियर, ओके, यूज इन, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस। तो बोलो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, ज़्यादा मिला, क्लियर। ओके, बोलो फोटोसिंथेसिस की ये मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ के बोलो क्लियर, ज़्यादा मिली। तो फिर पता लगाया तो पता चला यहाँ पर ओनली, मैंने क्या कहा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एक्टिव, क्लियर। और इस केस में क्या होता है, बोलो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड बहुत, मैंने कहा, आर एक्टिव, क्लियर। और दोनों एक्टिव होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और समझे समझे, पहले बताओ, मैं शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, मैंने समझ में आया, बोलो क्लियर। अब क्या हुआ इसमें, फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, कम हुआ। कम हुआ मतलब मैंने कहा क्या लिख सकता हूँ, ड्रॉप। और समझे, बोलो क्लियर। तो इसीलिए इस फिनोमिना को क्या कहा गया, रेड ड्रॉप फिनोमिना। पहले बताओ शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो रेड ड्रॉप फिनोमिना होने का कारण क्या है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का एक्टिव नहीं होना, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं अतः रेड ड्रॉप, ओके, फिनोमिना, क्लियर, ओके, फिनोमिना के होने का मुख्य कारण, क्लियर, मुख्य कारण मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम सेकंड का, बोलो एक्टिव नहीं होना, क्लियर। ये लाइन में अभी यूज करूंगा आगे। पहले बताओ, पहली चीज समझ में आ गई, बोलो एक एक करके घटनाएं समझा रहा हूँ। रेड ड्रॉप समझ में आया, बोलो नाम को समझो, पता चल जाएगा, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा इमर्सन प्रभाव। इमर्सन थोड़ा होशियार था, उसने कहा मैं एक अकेले भी एक प्रभाव दूंगा, क्लियर। ओके, इमर्सन प्रभाव। ओके, इमर्सन ने क्या देखा कि जब मैं किसी प्लांट पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता हूँ, ओके, मोनोक्रोमेटिक मतलब कभी रेड डाला, कभी ब्लू डाला, कभी ग्रीन डाला, बोलो क्लियर। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एज कंपेयर, जब मैं इंटरमीडिएट लाइट डालता हूँ, रेड ब्लू, तो मुझे इंटरमीडिएट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिलता है, बोलो क्लियर। क्योंकि कोई पिगमेंट रेड से एक्टिव होता है, कोई ब्लू से एक्टिव होता है। इससे दोनों डालूंगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट, तो दोनों एक्टिव होंगे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इमर्सन इफेक्ट। और समझे बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा एक सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे समझ जाओ। ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट, बोलो मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्लियर। ओके, और ये क्या है, बोलो इंटरमीडिएट लाइट, बोलो क्लियर, इंटरमीडिएट लाइट, क्लियर। पहले बताओ इमर्सन इफेक्ट इसी को कहते हैं, बोलो क्लियर। पहले बताओ इमर्सन इफेक्ट क्या है। किसी भी प्लांट पर जब हम रेड ब्लू इंटरमीडिएट, मतलब कि रेड डाला फिर ब्लू भी डाला, फिर रेड डाला फिर ब्लू भी डाला, फिर रेड डाला फिर ब्लू भी डाला, क्लियर। ऐसा नहीं कि खाली ब्लू ही डाला, प्लांट इंतजार कर रहा है, ब्लू ही डाला, बोलो उसके कंपेयर में इंटरमीडिएट में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट। और समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ इमर्सन इफेक्ट को थ्योरेटिकली लिखूं कि आप ग्राफ से समझ के बोलो हाँ या ना, क्या समझे, बताओ बुझो। कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की तुलना में इंटरमीडिएट लाइट डालने पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, इसी को क्या कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट, क्लियर। बोलो एक वर्णी प्रकाश, बोलो क्लियर, एक वर्णी प्रकाश, ओके। मोनोक्रोमेटिक लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वर्णी प्रकाश, ओके। बोलो कि तुलना में मैंने कहा इंटरमीडिएट, क्लियर, इंटरमीडिएट प्रकाश, बोलो क्लियर। इंटरमीडिएट प्रकाश का मतलब होता है ऐसे, बोलो क्लियर, ब्लू रेड, क्लियर। मैंने कहा में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, क्लियर। ओके, मतलब इसी को बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। आपको क्या बताया मैंने, मोर फोटोसिंथेसिस इन, मैंने कहा इंटरमीडिएट लाइट, क्लियर। ओके, लाइट एज कंपेयर, बोलो क्लियर, एज कंपेयर टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्लियर, मोनोक्रोमेटिक लाइट। पहले बताओ रेड ड्रॉप अलग चीज है, इमर्सन अलग चीज है, दोनों समझ में आया, बोलो आपको, ओके।
अब मैंने यहाँ पर लिखा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। क्लियर? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बात समझना, हर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, केवल कुछ ही आयरन सल्फर बैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हमने जो पढ़ा वो प्लांट के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का नाम लेकर कुछ भी चीज़ पूछे तो आपको मैं यहाँ 1 2 3 करके कलेक्शन करा रहा हूँ, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्या लिखा मैंने, बोलो? मैंने कहा जीवाणु, क्लियर, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, क्लियर, हमें यूकैरियोट यानी प्लांट में होने वाला पता है और हमें इनमें पढ़ना है और हमें कंपेयर करना है कि इनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। हमारे में मतलब बोलो प्लांट से इससे क्या डिफरेंस है। नंबर 1, इनमें कभी भी O2 उत्पन्न नहीं होता है, जबकि प्लांट में होने वाले में O2 उत्पन्न होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें H2O की जगह H2S का यूज किया जाता है। तो H2S करेंगे तो O2 कहाँ से उत्पन्न होगा? वापस समझो क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसमें O2 उत्पन्न होता है। आज O2 क्यों होता है? O2 का सोर्स क्या है? H2O। हाँ बोलो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने बताया था। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज भी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट O2 भी है, तो बताओ दोनों में पहले कौन उत्पन्न होगा? कहाँ से ग्लूकोज होगा? O2 उत्पन्न हो रहा है लाइट रिएक्शन में और ग्लूकोज हो रहा है डार्क रिएक्शन में। अरे सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या कहा, ये टॉपिक अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब आपको सारी घटनाएं मैंने पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहले बताओ, पहले मैंने लाइट रिएक्शन कराई कि डार्क रिएक्शन कराई? O2 उत्पन्न किस में हुआ था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस में हुआ था? लाइट रिएक्शन में। और समझिए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, पहले कौन उत्पन्न होता है? नहीं, दोनों साथ में ही होते हैं। और बोलो, दोनों साथ में नहीं होते हैं। O2 उत्पन्न होता है लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन में किसका फोटोलाइसिस होता है? वाटर का। तो उत्पन्न होता है, इसका मतलब वाटर के मतलब जो O2 उत्पन्न होता है उसमें O2 सोर्स किसका है? CO2 है कि H2 है? H2 है। और जो C6H12O6 में जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स कौन है? CO2 है। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको? ओके, इधर ध्यान से। अरे गुड़िया, वो अलग चीज़ है। बोलो, मैं जो बता रहा हूँ वो अलग चीज़ है। मैंने फैक्टर्स अलग चीज़ होती है, और मैं जो बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट भी है और O2 भी उत्पन्न होते हैं ना। आज फोटोसिंथेसिस में O2 उत्पन्न होता है तभी तो हम जिंदा है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले O2 उत्पन्न होता है या पहले C6H12O6 उत्पन्न होता है? तो पहले O2 होता है, क्योंकि O2 होता है लाइट रिएक्शन में और C6H12O6 होता है डार्क रिएक्शन में। इसीलिए बार बार मैं फिक्सेशन ऑफ CO2 या प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बोल रहा हूँ। और दोनों को पैरेलल क्यों चला रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर। यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आया? CO2 से। और O2 कहाँ से आया? H2O से। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कभी भी O2 उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसमें H2O की जगह H2S का यूज किया जाता है। बोलो क्लियर। तो पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। मैंने कहा इनमें O2, आप तो 8-10 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। O2 उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर? ओके, नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि क्योंकि इनमें इनमें H2O के स्थान पर, क्लियर, स्थान पर H2S यूज आता है। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो लाइन समझ में आ जाएगी, क्योंकि O2 का सोर्स क्या होता है? H2O। जब H2O ही नहीं होगा तो O2 उत्पन्न नहीं होगा। बोलो क्लियर। ओके, मैंने लिखूँ समझ के बोलो आपको। मैंने कहा O2 ओके नॉट, मैंने कहा प्रोड्यूस, क्लियर, ओके इन, मैंने कहा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बिकॉज मैंने कहा ड्यू टू ओके यूज ऑफ, मैंने कहा यूज ऑफ H2S। बोलो आपको मैंने कहा एज कंपेयर ओके टू H2O। अरे समझ आओगे, H2O की तुलना में H2S का यूज किया जाता है, इसलिए इनमें कभी O2 उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर? नंबर 2, क्लियर। ओके, नंबर 2 दिमाग में आता है कि जो बैक्टीरिया है उनमें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल
प्रोकैरियोटिक होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। बोलो क्लियर। तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो एक्चुअली इनमें क्लोरोप्लास्ट की जगह एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्रोमेटोफोर होता है। क्या होता है? क्रोमेटोफोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट आंसर कभी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? बोलो साइट ऑफ, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, क्लियर, इन बैक्टीरिया, क्लियर। ओके, तो क्या लिखा मैंने? क्रोमेटोफोर। बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने? बोलो क्रोमेटोफोर। बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होना ही है, एब्सेंट। बोलो क्लियर। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं, हर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल बैक्टीरिया सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो, सब क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्लियर। ओके, दूसरा पॉइंट समझ में आया? बोलो ओके। फिर मैंने कहा तीसरा, इनमें मैंने कहा ओनली, क्लियर, ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही उपस्थित होता है, क्लियर। ओके, और ये कहाँ होगा? क्रोमेटोफोर पे। मैंने कहा ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, बोलो प्रेजेंट, क्लियर। ओके, तो अगर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही होगा तो इनमें केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा, क्लियर। नॉन साइक्लिक तो हो ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर। मैंने कहा इनमें केवल, क्लियर, केवल 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 चक्रीय, चक्रीय, चक्रीय। बोलो, मैंने कहा फॉस्फोरीलीकरण, क्लियर। ओके, मैंने कहा ही होता है, क्लियर। इसका कनेक्शन इससे किया मैंने, क्लियर। ओके, ओनली क्या होता है? साइक्लिक। ओके, फोटो, बोलो फॉस्फोराइलेशन, क्लियर। ओके, अब आपको पता है जब प्लांट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, बताया मैंने आपको, जबकि इसमें एक ही एटीपी होता है। डिफरेंस समझना। आप बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सही नहीं है, क्या सही है, तो आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की सारी बातें पता होनी चाहिए कंपैरेटिवली। बोलो, आपको मैंने कहा इनके, बोलो चक्रीय, 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 फोटो, फोटो, बोलो फोस्फो, क्लियर। ओके, फोस्फोरीलीकरण, ओके, करण से केवल मैंने कहा एक एटीपी, क्लियर। जबकि प्लांट में क्या था? 2 एटीपी। बताया था मैंने आपको, एक एटीपी ही उत्पन्न, मैंने कहा उत्पन्न, क्लियर। ओके, होता है। मैंने कहा यहाँ पर ओनली 1 एटीपी, ओके, प्रोड्यूस, मैंने कहा इन, ओके, इतना लिख दो, वो साइक्लिक, बोलो फोटो फॉस्फोराइलेशन। अरे समझ जाओगे? बोलो क्लियर। ओनली एक एटीपी, क्लियर। तो अब मुझे बताना पड़ेगा एक एटीपी कहाँ होता है। मैंने वहाँ प्लांट में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर नंबर 6 है हमारा साइक्लिक, और उससे पहले, क्लियर। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है तो उसका रिएक्शन सेंटर तो होगा ही होगा। प्लांट में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्या था? P700, जबकि इनमें होता B890। बोलो क्लियर। मैंने कहा रिएक्शन सेंटर, क्लियर। ओके, रिएक्शन सेंटर, सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, क्लियर, क्या होता? B890, क्लियर। बी फॉर बैक्टीरिया। बोलो क्लियर। बताओ, यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्रिया केंद्र, क्लियर। जबकि नॉर्मली प्लांट में क्या होता है? बोलो P700 या क्लोरोफिल A700, जबकि यहाँ पर क्या है? B890, क्लियर। ओके, फिर मैंने आपको कहा कि भाई मुझे बना के बताना पड़ेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर। ओके, मैंने कहा फोटोफॉस्फो, क्लियर। ओके, यहाँ पर बोलो फॉस्फोराइलेशन, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने? चक्रीय, बोलो फोटो फॉस्फोरीलीकरण, क्लियर। फॉस्फोरीलीकरण। ओके, देखो, ये मैंने कर दिया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, क्लियर। ये B890। बोलो ये कौन आएगी? लाइट। बोलो क्लियर। ओके, प्रोसेस बताना पड़ेगा आपको। बोलो क्लियर। ओके, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन लेता है। कौन लेता है? बोलो FD। FD कौन है? फेरोडॉक्सिन, क्लियर। ओके, फिर फेरोडॉक्सिन से लेता है प्लास्टोक्यूनॉन। कौन लेता है? अब जानते हो PQ का मतलब क्या है? बोलो प्लास्टो
क्यूनॉन, क्लियर, ओके क्यूनॉन। फिर मैंने कहा प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम सीसी लेता है, क्लियर, ओके। फिर साइटोक्रोम सीसी से मैंने कहा आपको यहाँ पर साइटोक्रोम 555, क्लियर, ये लेता है, क्लियर, ओके। और यहीं पर क्या हो जाता है, एक एटीपी बोलो उत्पन्न होता है, क्लियर, ओके। और इससे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इससे, बोलो क्लियर। तो बताओ ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया में साइक्लिक फोटोलाइसिस थोड़ा अलग होता है, बोलो क्लियर, किससे, प्लांट से, इसलिए इसमें एक एटीपी ही उत्पन्न होता है। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन हुआ, फेरोडॉक्सिन, बोलो क्लियर, ओके। नंबर 8 मैंने कहा आपको यहाँ पर, क्लियर, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर कभी भी रेड ड्रॉप फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता ही नहीं है। और समझे, बोलो, जब होता ही नहीं है तो एक्टिव होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या बैक्टीरिया में कभी भी क्या देखने को नहीं मिलता है, रेड ड्रॉप फिनोमिना, ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड, बोलो क्लियर। मैंने कहा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्लियर, ओके, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्लियर, ओके। फोटोसिंथेसिस में मैंने कहा रेड ड्रॉप, ओके, फिनोमिना, मैंने कहा रेड ड्रॉप फिनोमिना बोलो नहीं मिलती है, क्लियर, नहीं मिलती है, क्लियर, ओके। रीजन क्या होगा, बोलो आप कहोगे ड्यू टू, ओके, ड्यू टू एब्सेंस, क्लियर, ओके, ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड। आई होप इतनी सी लाइन से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले मैंने रेड ड्रॉप फिनोमिना समझा ही है। रेड ड्रॉप फिनोमिना का होने का मेन कारण क्या था, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का एक्टिव नहीं होना। और यहाँ पर जब पिगमेंट सिस्टम सेकंड है ही नहीं तो एक्टिव होना या नहीं होने वाली बात आएगी नहीं, बोलो क्लियर। यहाँ पर मैंने कहा पिगमेंट सिस्टम सेकंड का सक्रिय नहीं होना, क्लियर, ओके। आई होप ये भी बात समझ में आई होगी। और नंबर 9 सारे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ओनली आयरन और सल्फर बैक्टीरिया में ही होता है, बोलो क्लियर। मैंने कहा आपको ओनली क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो आयरन बैक्टीरिया, क्लियर, ओके, ये बैक्टीरिया का नाम है, एंड सल्फर बैक्टीरिया, क्लियर, ओके, सल्फर बैक्टीरिया यही ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, बोलो क्लियर। हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, ओके, बोलो उपस्थित, बोलो क्लियर। पहले बताओ, मैंने 9 पॉइंट के अंदर पूरा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का निचोड़ बता दिया, बोलो क्लियर, ओके, जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी समझ में आया होगा, ओके। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट क्या, यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि बोलो ये CO2, क्लियर, 6CO2 12H2O, क्लियर, और मैंने कहा यहाँ पर C6 और C6H12O6 और ये 6H2O और 6O2, क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये ऑक्सीजन इसका सोर्स है और इसका ये सोर्स है, बोलो क्लियर। अब कैसे पता चला कि ये सोर्स है, अगर बोलो क्लियर, तो इसके लिए क्या टेस्ट किया गया, बोलो क्लियर, क्या टेस्ट किया गया, ध्यान से समझना। मैंने कहा ऑक्सीजन नॉर्मली 16 वाला होता है, लेकिन आइसोटॉप 18 वाला भी होता है। समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक बार क्या देखा गया कि CO2 लिया गया और CO2 लिया गया 16 वाला, क्लियर, और यहाँ पर ये 12H2O और H2O लिया गया 18 वाला, और समझे। और फिर देखा गया तो C6H12O6 और मैंने कहा 6H2O और 6O2, तो देखा गया कि ये 18 वाला मिला और ये 16 वाला मिला, और समझे। तो प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो CO2 से आता है और इसमें जो होता है वो इससे आता है। एक बार उल्टा करके देखा गया, ये 18 वाला, बोलो ये 18 वाला लिया गया, क्लियर, और ये 16 वाला। पहले बताओ ये 16 18 क्या कर रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। अरे ऑक्सीजन के आइसोटॉप होते हैं, बोलो नॉर्मली O16 नहीं होता है क्योंकि नेचर में वही ज़्यादा मिलता है, बोलो क्लियर, ओके। लेकिन जब हमें स्टडी करनी है तो ऐसा करना पड़ता है, बोलो क्या। तो फिर क्या देखा गया कि यहाँ पर इस बार ये 18 वाला मिला
ओके, और मैंने कहा आपको ये 16 वाला मिला, तो 100% प्रूव हो गया कि बोलो 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 यहाँ पर ये इसी से वाटर से ही आता है। जो मैंने, हालांकि अब तो हम पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि O2 कहाँ से आता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आता है। और समझे, बोलो क्लियर। लेकिन आपको ऐसा भी पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब आपको मैंने कहा यहाँ पर क्लियर, एक बोलो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। क्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने कहा कार्डिनल पॉइंट। क्लियर, ओके, कार्डिनल पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर, ओके, मैंने कहा कार्डिनल, ओके, बिंदु 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 की परिकल्पना। क्लियर, ओके, परिकल्पना। वॉन साक्स नाम का एक पर्सन था, उसने कहा देखो क्या होता है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो इन्होंने कहा कि मैंने स्टडी की, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर, ओके, बोलो क्या लिखा है यहाँ पर, बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझना मेरी बात को। क्लियर, ओके, ये मैंने एक बोलो जैविक प्रक्रिया ली। क्लियर, कोई भी जो लिविंग जीव में होती है उनको जैविक प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर, ओके, एंड प्लांट एंड एनिमल और बोथ आर बोलो लिविंग बीइंग। और समझे, हम भी जीवित है, प्लांट भी जीवित है। बोलो क्लियर, इसलिए अननेसेसरी कभी प्लांट को डैमेज नहीं करना चाहिए, उनको भी घाव होता है, सब कुछ रोते हैं, वो वापस एक्शन का रिएक्शन नहीं करते हैं। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ। बहुत सी बार हम गुस्से में होते हैं, प्लांट को लात मार देते हैं, गुस्सा तो प्लांट को ही वापस आता है, इसके ऊपर ही गिर जाऊं। अरे समझे, लेकिन प्लांट में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। और समझे, बोलो क्लियर, वापस इधर ध्यान देना। बोलो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स कोई भी है वो करते हैं। तो इन्होंने कहा देखो कोई भी फैक्टर होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो उसकी 3 अमाउंट अफेक्ट करती है। एक बोलो मिनिमम, ओके, एक ऑप्टिमम और एक मैक्सिमम। क्लियर, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना। आपको एग्जाम में पूछे कि कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको कोई फैक्टर अफेक्ट करता है, तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस की हाईएस्ट रेट कब होगी, जब अफेक्ट करने वाले फैक्टर की अमाउंट मिनिमम होगी, ऑप्टिमम होगी, मैक्सिमम होगी। तो बहुत सारे मैक्सिमम करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, ऑप्टिमम। बोलो क्लियर, क्या बोला मैंने, बात समझ में आया। मेरे कहने का मतलब है मिनिमम वो अमाउंट होती है जिस पर बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑप्टिमम वो होगी जिस पे हाईएस्ट रेट पे होगा, और मैक्सिमम होगी जिस पे डाउनवर्ड होने लग जाएगा। और समझो, और बंद भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर का मतलब है ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो ही वो अच्छे से काम करेगा। बहुत कम होगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो बोलो हो सकता है कि वो एंजाइमेटिक है तो एंजाइम नष्ट हो जाएंगे और प्रोसेस रुक जाएगा। और समझे, बोलो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चला कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी भी फैक्टर से अफेक्ट होता है तो उस फैक्टर की किस मात्रा पर सबसे हाईएस्ट रेट पे होगा, ऑप्टिमम, नॉट मैक्सिमम एंड नॉट मिनिमम। और समझे, ऑप्टिमम पर होगा। बोलो क्लियर, ऑप्टिमम का समझ गए, अनुकूल, मिनिमम का मतलब मिनिमम अमाउंट। क्लियर, ओके, मिनिमम अमाउंट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम मात्रा। क्लियर, ओके, मैंने कहा आपको न्यूनतम मात्रा। बोलो क्लियर, ओके, ये क्या है, ऑप्टिमम अमाउंट का मतलब क्या हुआ, अनुकूल मात्रा। क्लियर, ओके, ऑप्टिमम मैंने कहा अमाउंट। क्लियर, अनुकूल, क्लियर, अनुकूल मात्रा। बोलो क्लियर, ओके, और ये तो मैं फैक्टर बता रहा हूँ। क्लियर, ओके, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट। क्लियर, ओके, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब क्या होगा, अधिकतम मात्रा। क्लियर, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डायग्राम खुद बता रहा है कि बोलो हाईएस्ट रेट कब होगी उस बायोलॉजिकल प्रोसेस की, ऑप्टिमम अमाउंट पर। बोलो क्लियर, ओके, मिनिमम पर स्टार्ट ही नहीं होगा, मैक्सिमम पर बंद हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई, ये आपको ये क्या बताना चाह रहा था, समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, ओके, 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 एक और बता देता हूँ। क्लियर, ओके, 2 पॉइंट और, मतलब फोटोसिंथेसिस में O2 उत्पन्न होती है, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और CO2 कंज्यूम होती है, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। बोलो वापस समझना क्या बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस में हम आज को पूछे क्या कंज्यूम होता है, CO2,
क्या प्रोड्यूस होता है, O2। तो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट किए गए। बोलो आपको मैंने कहा मोल्स, ओके, हाफ, बोलो क्लियर, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। ये बोलो मॉल मतलब देने वाला अर्धपति प्रयोग, क्लियर, इसका नाम है। और क्या है, बोलो मॉल का अर्ध, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, प्रयोग, बोलो क्लियर, ओके। और समझे। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था कि बोलो आपका CO2 यूज इन फोटोसिंथेसिस, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज आती है, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसने दिया, मॉल ने दिया। तो मैंने क्या लिख दिया, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। और नंबर क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा विलमंट, क्लियर, ओके। बबलर, बबलर एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। बताओ मुझे एक बात बताओ कि फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होती है, O2, और O2 उत्पन्न होगी तभी तो बबल्स निकलेंगे। और कोई भी गैस उत्पन्न होती तो इसका मतलब बबलर से क्या पता चलेगा, रिजल्ट क्या होता है इसका, मैंने कहा O2, ये तो O2 प्रोड्यूस, क्लियर, ओके, इन फोटोसिंथेसिस। पहले बताओ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन आपको एग्जाम का आंसर पता चल जाएगा। बबलर एक्सपेरिमेंट किसके लिए दिया गया है, क्या प्रूव करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में O2 उत्पन्न होती है। बबलर एक्सपेरिमेंट किसने किया, विलमंट ने किया, बोलो क्लियर। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात, ओके, ओके। बाकी तो बताऊं उतना कम है। और समझे, बोलो फोटोसिंथेसिस टॉपिक समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, सीट सोल्व करना आप, ओके। जो आज पढ़ाया समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके, अरे अरे अरे, क्लियर। उल्टा, ओके। ये आया, अरे रेड ड्रॉप, ये मैंने कहा यदि 680 नैनोमीटर से कम की, मैंने कहा तरंग दे दे रही है, क्लियर, ओके, वाला प्रकाश, प्रकाश यूज करें, क्लियर, ओके, यूज करें, ओके, तो बढ़ जाता है, बोलो क्लियर। केवल सक्रिय, दोनों सक्रिय, समझ के बोलो आपको। अगेन ये चीज़ें रटने की नहीं है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या होती है। रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ लिया कि रियल में रेड ड्रॉप फिनोमिना क्या है, ओके। इमर्सन इफेक्ट समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। केवल किस में होता है, सल्फर बैक्टीरिया, क्लियर, ओके। और कौन सा, बोलो आयरन बैक्टीरिया, क्लियर। इनमें ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्लियर, ओके। ये क्या बताया, समझ में आया, बोलो। और समझे, पहले बताओ ये पहले उत्पन्न होगा कि ये पहले होगा, ये आप लिख सकते हो इन लाइट रिएक्शन, क्लियर, और ये इन डार्क रिएक्शन। और अब तो ध्यान रहेगा, ओके, छोटी छोटी चीज़ें अप्लाइड होती है, क्लियर, ओके। ये तो मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में, ये भी समझ में आया, बोलो। लिखूं विलमंट बुलबुला प्रयोग, और वास्तव में इसका नाम बबलर एक्सपेरिमेंट ही है, बोलो क्लियर, अरे समझ गए, बोलो।